Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, sound. Introduction. We hear different kinds of sounds in our daily life. These sounds reach us from all directions of the environment. Both living and non-living things produce sounds. We recognize most of the sounds without seeing their sources. This is because we have acquainted ourselves with these sounds. If you hear a dog barking at a distance, you know it is a dog barking, even though you are not seeing the dog. Similarly, when you receive a telephone call, you know at once that your friend is on the line as soon as you hear her voice. This is because the sound produced by each one of us has a different character and a distinctive and unmistakable mixture of timbre, pitch, volume, cadence and sonority. Cadence means rhythm. देखिए हम डेली लाइफ में बहुत सारी साउंड सुनते हैं, राइट? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, फिर भी हम उनकी आवाज़ सुन लेते हैं. अगर कहीं पे डॉग बार्क कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि दैट डॉग इज़ बार्किंग, जबकि हमने उसे देखा भी नहीं है. फ़ोन पे अगर आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है और आप पहचान चाहते हैं, आप उसे देख नहीं रही है, बट यू रिकग्नाइज कि दैट ही और शी इज़ योर फ्रेंड, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड या वॉइस जो प्रोड्यूस करते हैं ईच ऑफ वन एस, उनका डिफरेंट कैरेक्टर होता है. उनका मतलब एक अनमिस्टेकेबल मिक्सचर होता है. टिम्बर, पिच, वॉल्यूम अलग होता है, सोनोरिटी एंड देन कैडेंस मीन्स पिच. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? एक्टिविटी 9.1. Place a metallic plastic ruler on the table. Take care to place it in such a way that 2/3 of the scale projects from the edge of the table. Place a heavy object such as a dictionary or a brick on the ruler. Now press the projecting end downwards and release it abruptly. What do you observe? You will see that the ruler snaps back and starts vibrating. At the same time, it also produces a sound. Once the vibration stops, the sound also stops. आपको एक metallic रूलर ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का भी रूलर ले सकते हैं टेबल पे, एंड इसको आप इस तरह से करना है कि जो 2/3 है स्केल का वो बाहर निकले आपके टेबल के एज से. फिर आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखना है जिससे वो गिरे नहीं. देन आपने क्या करना है कि आप वो जो आपका एंड जो बाहर निकल रहा है, आपने उससे क्या करना है, आपने उसको प्रेस करना है, देन उसको एब्रप्टली रिलीज करना है. तो आप देखेंगे कि जो रूलर है वो स्नैप बैक करेगा एंड वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा. अब ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रहा है तो साउंड भी उसमें से प्रोड्यूस हो रही है. जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होंगी, आपका जो साउंड है वो भी स्टॉप हो जाएगा. एक्टिविटी 9.2. प्रेस अ नेल इनटू अ वॉल और एनी फ्लैट वुडन सरफेस. टाई वन एंड ऑफ अ रबर बैंड टू द नेल एंड पुल द अदर एंड. प्लग द रबर बैंड फ्रॉम द मिडल. डज इट प्रोड्यूस साउंड? व्हाट काइंड ऑफ मोशन डू यू ऑब्जर्व इन द रबर बैंड? You will see the rubber band starts vibrating as shown in the figure. Simultaneously you will hear a sound. देखिए आपको क्या करना है, एक नेल को प्रेस कीजिए वॉल पे या किसी भी फ्लैट वुडन सरफेस पे. फिर आपने देखिए इस तरह से रबर बैंड को इसमें से टाई करना है. देन आप उसको स्ट्रेच करेंगे, इस रबर बैंड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, उसके मिडल में से आप उसको क्या करेंगे इस तरह से, राइट? तो आप क्या देखेंगे, उसको प्लग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रबर बैंड है ना वो वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कि दिख रहा है आपको पिक्चर में वाइब्रेट हो रहा है, और ये साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है. These activities show that sound is produced due to vibrations. Sound help us to communicate with one another. The vibrating body can be a stretched string or wire, as in a sitar or a guitar, stretched skin or membrane as in drum or tabla, or even columns of air. There are many such examples. तो देखिए वाइब्रेटिंग बॉडी आपका कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग या वायर भी हो सकता है, और स्ट्रेच स्किन या मेम्ब्रेन भी हो सकता है, और इवन कॉलम्स ऑफ एयर भी हो सकते हैं. Activity 9.3. List some more instances from your daily life where sound is produced. Also identify the vibrating object, vibrating part, with the help of your teacher. In a laboratory, a tuning fork is used to produce sound for experiments. A tuning fork is a U-shaped steel fork provided with a steel handle. The two arms of the U are called prongs, whereas the handle is called the stem. देखिए ये आपका इस तरह से होता है ट्यूनिंग फॉर्क, U शेप में. ओके, ये जो इसके आर्म्स होते हैं इनको बोला जाता है प्रोंग्स, राइट? एंड जो इसका हैंडल होता है दैट इज द स्टेम. Activity 9.4. Take a small thermocol ball and suspend it with the help of a thread. Strike one of the prongs of a tuning fork on a hard rubber pad and bring it close to your ear. You can hear a humming sound coming from the tuning fork. Now bring the tuning fork near the thermocol ball. Touch the ball with one of the prongs of the tuning fork. You will see that the thermocol ball moves away from the tuning fork. This experiment proves that the sound produced by a tuning fork is due to the vibration of its prong. However, these vibrations are not visible.
बिकॉज दे टेक प्लेस टू फास्ट टू बी सीन बाय द ह्यूमन आई. अच्छा, आपने एक छोटा सा थर्मोकॉल बॉल लेना है एंड इसको सस्पेंड कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. अब आपने जो प्रॉन्ग्स को स्ट्राइक करना है ट्यूनिंग फॉर्क की एंड हार्ड रबर पैड पे, एंड उसको फिर अपने ईयर के पास लेके आना है. तो आपको हमिंग साउंड सुनाई देगी जो ट्यूनिंग फॉर्क से आएगी. अब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को लेके जाना है थर्मोकॉल बॉल के पास, टच करना है बॉल के पास, है ना, किसी भी प्रॉन्ग से कर सकते हैं आप. एंड आप देखेंगे कि जो थर्मोकॉल बॉल है वो ट्यूनिंग फॉर्क से दूर चली जाएगी. क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ट्यूनिंग फॉर्क बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स. हालांकि ये वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होंगी क्योंकि ये इतनी फास्ट होती है कि इसे हम देख नहीं पाते. If you let one prong of a vibrating tuning fork touch the still surface of water in a beaker, you will observe waves in the water. लेकिन अगर आप ये जो आपका जो prong है, जो आपका vibrating tuning fork का prong है, अगर आप उसको still water के पास उसको टच करेंगे ना तो आपको वहाँ पे waves नजर आएंगी. These waves spreading to outwards in concentric circles are called ripples. और इन waves को कहा जाता है ripples. Vibrating objects that produce sound are called source of sound. Some common sources are radio, television, music systems, automobiles, machinery, etc. The sound produced by man-made objects are all due to vibration in their components, such as the diaphragm in the loudspeaker of a radio or television, or a variety of oscillating parts, or even rotating shafts in cars, machinery, aircraft, water coolers, air conditioners, ceiling fans, etc. देखिए, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ साउंड. आपके बहुत सारे, जैसे आपको ये मेंशन इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आपके सोर्स ऑफ साउंड हैं, राइट. तो आपके जैसे क्या होता है कि साउंड आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय मैन ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस इन दैट कॉम्पोनेंट. जैसे कि लाउड स्पीकर का जो डायफ्राम है, रेडियो का जो लाउड स्पीकर उसका डायफ्राम है, या टेलीविजन, या बहुत सारे ऑसिलेटिंग पार्ट्स हैं, इवन रोटेटिंग शेफ्ट्स होते हैं जैसे कार में, मशीनरीज में, बहुत सारी चीज़ों में, राइट. Characteristic of vibration. In sound producing objects, the vibration takes place very fast, so fast that they cannot be seen very clearly with the unaided human eye. Slow motion video is one more practical solution that is routinely used in scientific and industrial applications. We can produce slower vibrations which are also called oscillations by an arrangement called a simple pendulum. देखिए, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स में जो वाइब्रेशन इतनी फास्ट होती है कि उसे क्लियरली देख भी नहीं सकते हैं, तो हम स्लोअर वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिन्हें ऑसिलेशंस भी बोला जाता है, एक अरेंजमेंट के थ्रू, जिसे कहा जाता है सिंपल पेंडुलम. अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल और एनी वेट सच एज अ स्टोन, वुडन टॉप, स्टील बॉल, एटसेट्रा. It is also called a bob. It hangs down vertically by means of a thread. It hangs vertically because of the force of gravity acting upon it. When the bob is given a small push, it performs a to and fro motion for some time and ultimately stops. Pendulum आपने देखा है? देखिए, पेंडुलम आपका इस तरह से होता है, राइट. दिस इज कॉल्ड बॉब. ओके, इसमें आपका जो बॉल होता है कोई भी वेट हो सकता है, लाइक स्टोन है, वुडन, जिसे हम बॉब कहते हैं, एंड ये वर्टिकली आपका हैंग होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जब आप इसको स्मॉल पुश करते हैं ना, ज़रा सा अगर आप पुश करते हैं, ये तो टू एंड फ्रो ये मूव करता है, ओके. और उसके बाद अल्टीमेटली एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, ये मूव करना स्टॉप कर देता है. The position where the bob stop is called the mean position. अच्छा, जिस पोजीशन पे ये बॉब स्टॉप होता है ना, उसे कहा जाता है आपका मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन. वैसे कॉमनली हम इसे मीन पोजीशन ही कहते हैं, राइट. देखिए, आपको फिगर में दिया गया है जैसे कि आपकी मीन पोजीशन है, राइट. इसको हमने पुश किया, ये आपका गया A to C, देन C to A, then A to B, and then वापस आया ये आपका A. तो A is the mean position. Amplitude. The maximum displacement of the bob from the mean position during the oscillation is called amplitude of oscillation. In the case of a simple pendulum, as shown in the figure above, the amplitude is AB or AC. एम्पलीट्यूड क्या है आपका? देखिए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉब का फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ए बी है ना, ए टू बी गया या ए टू सी यानी ए सी. Frequency. The number of oscillations produced by the vibrating body in 1 second is called as frequency. It is denoted by the letter F. The unit of frequency in SI system is hertz. Okay.
अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने प्रोड्यूस किए हैं बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं एंड इसकी यूनिट है आपकी हर्ट्ज। ओके, figure shows two waves of different amplitudes but same frequency. Wave in diagram A is of softer sound as it has low amplitude. Wave in diagram B is louder as it has high amplitude. अच्छा, दोनों ही आपकी जो फिगर है ना, इनमें एक चीज़ सेम है, वह है आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। इसका एम्पलीट्यूड कम है जबकि इसमें ज़्यादा है। तो यानी कि आपकी जो ए में आपका क्या है, सॉफ्टर साउंड है क्योंकि इसका क्या है, इट हैज़ लो एम्पलीट्यूड, जबकि बी में लाउडर साउंड है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड है high. If the frequency of a tuning fork is written as 200 Hz, it means that it produces 200 vibration in 1 second. 200 Hz का मतलब क्या है? अगर किसी ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसे एक सेकेंड में 200 vibrations प्रोड्यूस किए। Time period. When a bob moves from one position and returns to the same position to other, it is said to complete one oscillation. देखिए, आपका जो बॉब जो है मूव करता है एक पोजीशन से एंड देन सेम पोजीशन पे वो वापस आता है, दैट इज कॉल्ड कि वन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब वन इसमें दिखाया गया है कि आपको एक ऑसिलेशन किस तरह से प्रोड्यूस हुआ है। देखिए, ए टू बी एंड देन बैक टू ए। ओके, ये आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है एंड इसका आप इसमें से भी कर सकते हैं। देखिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन और साइकिल फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड देन बैक टू ए। जहां से मतलब शुरुआत करेगा, अगर ए से शुरुआत किया है तो ए पे ही वापस आना चाहिए, दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय द लेटर टी। इफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड T is the time period, then F vibrations are completed in 1 second. Therefore, one vibration is completed in is equals to 1 by F. Therefore, we know that the time taken to complete one vibration is its time period. यानी कि एक vibration complete करने के लिए जो time लिया है वो है आपका time period, which is denoted by capital T. Therefore, T is equals to 1 by F or time period is equals to 1 by frequency because F denotes frequency. Wave A and B have same amplitude and therefore same loudness, but frequency of wave B is greater than A because the time period of B is less than A. अच्छा, देखिए, दोनों ही आपके जो waves हैं इसमें क्या है, अब amplitude same है, ठीक है, amplitude same है, इसका मतलब loudness भी same होगी, but frequency जो wave है B की है वो greater है। क्यों है greater? क्योंकि जो time period है B का is less than A, है ना। क्योंकि देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, टाइम पीरियड ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम, टाइम पीरियड कम होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। Listening of sound by humans. The ear has a stretched membrane called eardrum or tympanic membrane. When sound reaches our ear, it strikes the eardrum, which starts vibrating. These vibrations are carried forward into the ear by a connection of bones, hammer, anvil, and stirrup. These are then converted into electrical signals which are interpreted by the brain. अच्छा, देखिए, हम सुनते किससे, अपने ईयर से सुनते हैं, राइट। तो जब साउंड हमारे कान तक पहुंचती है, ये ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है एंड देन वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाइब्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कनेक्शन होता है बोन्स का, ये 3 बोन्स होती है उसमें, एंड देन ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, उसके बाद जिसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है। Sound produced by humans. In a human being, sound is produced by a voice box, larynx. 2 vocal cords are stretched across the voice box such that a passage for air remains between the cords. When we speak, lungs force air through the passage due to which the cords start vibrating and produce sound. The tightness of the cords are controlled by the muscles connected to the vocal cords. Human beings में sound जो है voice box के through produce होता है, जिसे larynx भी कहते हैं। आपके 2 vocal cords होते हैं जिसमें स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, जिससे कि जो पैसेज होता है ना एयर का, वो देयर इज़ अ पैसेज फॉर ईयर जो कि आपके कोर्ड्स के बीच में रहता है। तो जब हम बोलते हैं तो लंग्स क्या करती है, एयर को फोर्स करती है उस पैसेज के थ्रू, जिससे कि कोर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जो टाइटनेस होती है कोर्ड्स की, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द मसल्स कनेक्टेड टू द वोकल कोर्ड्स। डिड यू नो ultrasonic waves are used in sonar, sound navigation and ranging to detect objects on seabeds by the phenomenon of echo.
Ultrasonic waves are also used to see the activity of a baby in the womb in detecting kidney stones and destroying them, etc. अल्ट्रासोनिक वेव्स का सोनार में यूज़ किया जाता है कि जो भी आपके सी बेड में कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाए. इसके अलावा इन वेव्स का यूज़ किया जाता है जब बच्चा माँ के वुम में होता है यानी पेट में होता है तो उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए. इसके अलावा किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए एंड देन उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए. Audible and inaudible sounds. It has been proved that human ear is not sensitive to vibrations of all frequencies. In other words, we can only hear sounds that fall within a certain range of frequencies. Any sound outside that frequency range is inaudible to our ears. We can hear sounds within frequencies ranging from 20 Hz to 20,000 Hz. This is called the audible frequency range of sound. Such vibrations are called sonic vibrations or sound vibrations. अच्छा देखिए, हमारे जो कान हैं वो सारी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को नहीं सुन सकते. तो एक सर्टेन रेंज होती है जो कि आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, जिसे बोला जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड. तो ऐसी वाइब्रेशंस को कहा जाता है सोनिक वाइब्रेशंस या फिर साउंड वाइब्रेशंस. साउंड फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड एंड फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. Human beings cannot perceive either infrasonic or ultrasonic sounds, hence these are called inaudible sound, that is sounds are cannot hear. देखिए 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है फ्रीक्वेंसी की उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक. 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है अल्ट्रासोनिक. और इन दोनों ही साउंड्स को ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते, ही इनके लिए इनऑडिबल होते हैं. Dogs, on the other hand, have much sharper hearing since they can hear sounds within the frequency range of 50 Hz to 45,000 Hz. That is why your dog starts barking a welcome long before you have reached your front door. He has heard your footsteps or recognized the distinctive sound of your cat as it enters the gate. Almost all animals have a wide range of hearing. Bats can detect frequencies as high as 100,000 Hz. अब जो डॉग्स की सुनने की जो हियरिंग है वो काफ़ी शार्पर होती है, वो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी होती है. तो इसीलिए जैसे कि अगर आप बहुत दूर भी हैं और उसने आपके फुट स्टेप्स को वो जो है सुन लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, राइट. इसी तरह से ऑलमोस्ट हर एनिमल की एक वाइड रेंज ऑफ हियरिंग है. बैट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई होती है, वो देखिए 100,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस. एक्टिविटी 9.5. टेक अ गिटार और एनी अदर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. यू कैन ऑल्सो यूज अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड एंड प्लग द स्ट्रिंग फोर्सफुली एंड देन forcefully. What difference do you observe in both the cases? देखिए, आप एक गिटार ले लेंगे या कोई भी आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, ओके. अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेच रबर बैंड का यूज़ करेंगे भी कर सकते हैं. एंड स्ट्रिंग को आपने पहले सॉफ्टली प्लग करना है एंड देन आप फोर्सफुली करेंगे. तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा. When the string is plugged softly, it produces feeble sound, and when it is plugged hard, it produces a louder sound. In other words, in the first case, vibration with small amplitudes are produced, and in the second case, vibration with large amplitudes are produced. This means that the loudness of a sound depends on the amplitude of the vibration. It is measured in decibel. अच्छा देखिए, जब आपने सॉफ्टली प्लग किया था स्ट्रिंग को तो एक फीबल साउंड आई, ठीक है, और जब आपने उसको हार्ड प्लग किया उसमें से लाउडर साउंड आई. तो दूसरे केस में दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ वाइब्रेशंस की, जबकि दूसरे केस में लार्ज एम्पलीट्यूड्स की वाइब्रेशन आपकी प्रोड्यूस हुई. इसका मतलब जो लाउडनेस है साउंड की, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, और इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में. Next is pitch. The shrillness or flatness of a sound is known as pitch. We can distinguish between a man's voice and a woman's voice of the same loudness without even seeing whether the speaker is a man or a woman. A man's voice is flat and has a low pitch, whereas a woman's voice is shrill and has a high pitch. The pitch of a sound depends on the frequency of vibration. The higher the frequency of a sound, the higher will be its pitch. अच्छा देखिए, पिच का मतलब क्या होता है, किसी भी साउंड की श्रिलनेस या उसकी फ्लैटनेस. अब तक ईजिली हम ना किसी भी मैन और वुमेन की जो वॉइस है ना हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मैन की जो वॉइस होती है वो फ्लैट होती है, लो पिच की, जबकि अगर आप वुमेन्स की बात करें तो उनकी वॉइस श्रिल होती है और हाई पिच होती है. तो जो पिच होती है किसी भी साउंड की वो डिपेंड करता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की उतना ही ज़्यादा उसका पिच होगा. इन अदर वर्ड्स, high-pitched sounds such as the shrill whistling of a cattle or a jet engine are created at higher frequencies. This is obviously why we whistle to cure our dog.
The high-pitched sound attracts him. You can get a special dog whistle that emits a very high-pitched sound at a frequency much beyond 20,000 hertz. Humans cannot hear it, but your dog will come bounding up to you when he hears the sound. तो देखिए इसीलिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो हाई पिच साउंड्स होती है जैसे आपकी विसल में होती है, जो कैटल की जो विसल आती है राइट, या जेट इंजन में, ये हायर फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं. ओके, हायर फ्रीक्वेंसीज में क्रिएट होती हैं. तो इसीलिए जब आप विसल करते हैं अपने डॉग की टेक केयर करने के, तो आपके पास आ जाता है ना, क्योंकि वो आपकी हाई पिच साउंड उसको अट्रैक्ट करती है. अच्छा, एक स्पेशल डॉग विसल भी आती है जिसकी जो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी इससे भी ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज, यानी ह्यूमन तो उसे सुन नहीं पाएंगे, बट आपका जो डॉग है उसे सुन लेगा एंड इट विल कम टू यू. म्यूजिक एंड नॉइज. वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज अराउंड अस. सम ऑफ दीज साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर्स while some are not. Sound that is pleasant to our ears is called music. Scientifically, a musical sound is produced by regular vibrations. A sound that is not pleasing to the ear and may be in fact irritating, such as a screech of nails or chalk on the classroom blackboard, is termed as noise. Noise is produced by irregular vibrations. You may now understand why your teacher does not like students making noise during intervals between periods. Noise is disturbing because it results in loss of concentration and discomfort. देखिए, हम वेराइटी ऑफ सोर्सेज से हमें साउंड सुनाई देती है राइट. कुछ हमारे कानों को अच्छी लगती है, कुछ काफ़ी नॉइजी होती है. अब जैसे जो हमारे कानों को प्लेजेंट लगती है उसे हम कहते हैं म्यूज़िक. ठीक है, तो म्यूजिकल साउंड जो होती है वो रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, जबकि जो हमारे कानों को जो प्लीजेंट नहीं होती है वो आपकी कैसे होती है, उसको हम नॉइस, उसको हम कंसिडर करते हैं, एंड ये होता है इरेगुलर वाइब्रेशंस की वजह से होता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. Musical instruments use vibrations of various kinds to produce music. There are basically three types of musical instruments. They are stringed instruments, wind instruments, percussion instruments. Stringed instruments. In a string instrument, music is produced by vibrating a string. When the strings are plugged, struck or played with a bow, they vibrate to produce a musical sound of a particular frequency. The pitch of the sound can be changed by altering the thickness, टाइटनेस और लेंथ ऑफ द वायर्स. अच्छा देखिए, अब जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपके स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता है, तो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है जब हम वो आपका जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट होगा. तो जब इन स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है या बो से प्ले किया जाता है, तो ये वाइब्रेट होकर म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, तो पिच जो होती है साउंड को, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. अगर हम जो स्ट्रिंग की थिकनेस है उसको चेंज कर दें, टाइटनेस उसकी चेंज कर दें, या फिर उसकी लेंथ चेंज कर दें. फॉर एग्जाम्पल, इन ए सितार, द शॉर्टर द लेंथ ऑफ द वायर, द हायर द पिच. सितार में क्या होगा, जितना लेंथ शॉर्टर होगी वायर की उतना ही ज़्यादा उसका पिच होगा. इट प्रोड्यूसेस. गिटार, सितार, वायलिन, वीणा, सरोद etc. are examples of string instruments. Wind or reed instruments. In wind instruments, it is a vibrating air column that produces the sound. In such instruments, air is blown either indirectly or directly through reeds. By changing the length of the vibrating air column, we can change the pitch of the sound. Some examples of wind instruments are flute, chennai, mouth organ, bugle, and clarinet. अच्छा, wind instruments में क्या होता है, ये आपकी vibrating air column होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. तो इन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में एयर को या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी ब्लो किया जाता है इन रीड्स के थ्रू. तो अगर लेंथ चेंज कर दी जाए वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की, तो क्या कर सकते हैं हम साउंड की पिच को चेंज कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट है आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. In a percussion instrument, the vibrations of a stretched skin or membrane produce a musical sound. The loudness and pitch of these instruments can be increased by either striking the skin harder or stretching the skin tighter. Dholak, tabla, mridangam, drums, bongos, etc. are examples of percussion instruments. Okay, अब आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे. इनमें एक खास बात क्या होती है कि इनमें एक स्ट्रेच्ड स्किन होती है, जैसे बोलते हैं मेम्ब्रेन, तो वो म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करता है. तो जो लाउडनेस या पिच होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स की, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय स्ट्राइकिंग स्किन हार्डर, या फिर स्किन को स्ट्रेच करके, मतलब उसको हम टाइटली अगर उसको स्ट्रेच कर दे. तो रिपीट द एक्टिविटी 9.6 विद वन वुडन स्टिक इन ईदर हैंड एंड एंजॉय द म्यूजिकल साउंड. तो 9.6 एक्टिविटी पहले देखते हैं. Activity 9.6.
Take 8 identical bowls or tumblers, fill all of them with water, but ensure that the water level falls gradually from tumbler to tumbler. Strike the bowls on one after the other with a light wooden stick. Each bowl will produce a sound of a different pitch. This is how we make a simple jal tarang. More advanced versions can have 12 bowls or even more. आपको 8 identical same bowls या फिर आप tumbler ले सकते हैं, इनमें water भरना है, but water का जो level है वो धीरे धीरे आपको उसमें कम होना चाहिए, सब में same नहीं होना चाहिए. तो जब आप उसको strike करेंगे tumbler को, right, तो उसमें से sound produce होगी, but हर bowl में एक different pitch होगा. ओके, तो इसी तरह से जल तरंग बनाए जा सकते हैं. ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो अभी आपको बोला था कि रिपीट दिस एक्टिविटी, रिपीट करनी है विद वन वुडन स्टिक इन ईदर हैंड एंड एंजॉय द म्यूजिकल साउंड. ठीक है, मतलब एक हाथ में आपके वुडन स्टिक होनी चाहिए एंड देन आप म्यूजिकल साउंड्स में एंजॉय कीजिए. You can observe that the pitch is highest in the bowl with the maximum amount of water and the lowest in the bowl with the least amount of water. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पिच हाईएस्ट होगी उस बोल में जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा और लोएस्ट किस में होगी, जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होगा. Sound requires a medium to travel. Sound is a form of energy and is produced by a vibrating body. The vibrating body transfers its energy to the neighboring molecules in the medium, which in turn pass on the energy to other molecules. Sound needs a material medium like solid, liquid or gas to travel and be heard. Sound form of energy है और ये produce होता है by a vibrating body. But you know, vibrating body जो है transfer करते हैं इसकी energy to the neighboring molecules किसी भी medium के. ठीक है, किसी भी मीडियम यानी इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रैवल. एक्टिविटी 9.7, पुट एन इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड अ क्लोज्ड जार कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप. Connect the electric bell with the battery as shown in the diagram and close the circuit by switching on the current. We can now clearly hear the ringing sound of the bell. Now start evacuating air from the glass jar using the vacuum pump. We will observe that the loudness of the sound gradually decreases. The sound of the bell becomes more and more faint. Ultimately, a stage will come when you may not be able to hear the sound at all. This activity illustrates the sound requires a material medium. आपको एक इलेक्ट्रिक बेल रखनी है क्लोज्ड जार के अंदर जो कि आपके वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगी. आपने इलेक्ट्रिक बेल को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ जैसे कि आपको डायग्राम में दिया गया है एंड सर्किट को क्लोज कर देना है, करंट को स्विच कर देंगे आप. उसके बाद आप क्लियरली आपको रिंगिंग साउंड सुनाई देगी. अब आपने क्या करना है, जितनी एयर है ना उसमें से इवैक्यूएट कर देंगे वैक्यूम पंप के थ्रू. तो आप देखेंगे जो लाउडनेस है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा. तो इससे क्या पता चलता है कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. To travel in the vacuum of outer space, sound cannot travel since there is no medium such as air. Such is the case on the moon also. तो देखिए इस केस में आपका जो मीडियम था वो एयर था, तो वैक्यूम जैसे कि आउटर स्पेस में ना वैक्यूम है तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल ही नहीं करती क्योंकि एयर ही नहीं है, वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है. एक्टिविटी 9.8, टू मेक अ टॉय टेलीफोन. Take 2 clean and empty ice cream cups, make a small hole at the bottom of each cup, pass one end of a long thread through the hole of one cup and the other end through the hole of the other cup. In order to hold the thread in the cup, tie the ends of the thread with a matchstick. Now stretch the thread tightly so that the matchsticks reach the bottom of the cups. Your toy telephone is ready. ये एक्टिविटी आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा. आपने 2 आइसक्रीम कप्स को लेना है, क्लीन एम्प्टी आइसक्रीम कप्स लेना है, होल्ड कर देना उसके साइड में और इस तरह से देखिए थ्रेड उसमें आपने इसको टाई कर देना है. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो टॉय टेलीफोन है रेडी हो जाएगा. यू कैन नॉट टॉक टू योर फ्रेंड सिटिंग इन अनदर रूम यूजिंग दिस टेलीफोन. प्लेस वन कप नियर योर माउथ एंड द अदर नेक्स्ट टू द ear of your friend and start talking. Even though your voice cannot reach your friend directly through ear as your friend is sitting at an appreciable distance in the other room, your friend will be able to hear you. This is because this time the sound travels through the thread. अच्छा, आप क्या करेंगे, आप जो आपने जो टेलीफोन बनाया है आप एक कप को अपने माउथ के पास रखेंगे और दूसरा आपका फ्रेंड अपने कान के पास लगा के रखेगा जो दूसरे रूम में बैठा होगा. उसके बाद आप बात करेंगे, आपके फ्रेंड को आपकी आवाज़ सुनाई देगी. हालांकि इसमें ये है आपका कि वो हालांकि इतने डिस्टेंस में बैठा है कि उसकी आवाज़ आपको आ सकती है, बट इस टाइम पे क्या है, जो साउंड जो है वो ट्रैवल हो रही है आपके थ्रेड के थ्रू. रिक्वायरमेंट फॉर साउंड. To produce sound by vibrations, a mechanical device must first receive an input of energy. Next, the device must be in contact with a medium that will receive the sound energy and carry it to the receiver. If the device is not in contact with the medium, the energy will not be transferred to the receiver and there will be no sound. Okay.
अगर देखिए आपको साउंड प्रोड्यूस करने बाय वाइब्रेशन, तो एक मैकेनिकल डिवाइस यानी सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसको वो पहले सबसे पहले एनर्जी का जो इनपुट है उसको रिसीव करेगा। नेक्स्ट डिवाइस जो है ये कांटेक्ट में होना चाहिए मीडियम के, जो साउंड एनर्जी को रिसीव करेगा एंड देन इसको कैरी करेगा रिसीवर तक। अगर डिवाइस कांटेक्ट में ही नहीं है मीडियम के, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होगी रिसीवर तक एंड देयर विल बी नो साउंड। Thus, three basic elements for transmission and reception of sound must be present before a sound can be produced. इसीलिए आपके three basic elements transmission के लिए and reception of sound आपके होने चाहिए जिससे पहले आपकी sound produce हो। They are, अब ये कौन कौन सी हैं देखिए आपकी। Number 1, the source यानी कि transmitter. Number 2, a medium for carrying the sound, इसमें आपका हो सकता है either air, water, metal, etc. And number 3, the detector or receiver. Did you know the intensity of sound decreases with increase in distance between the source and the observer? This is because sound energy is lost during propagation of sound. जो sound की intensity है वो decrease होती है जैसे जैसे जो है डिस्टेंस इंक्रीज होगा बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड एनर्जी जो है आपकी लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड। Activity 9.9. Take a balloon and fill it with water. Hold it against one of your ears. Scratch slightly on the other side. Can you hear the scratching sound? आप एक बलून लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे, फिर आप उसको अपने कान पे लगाएंगे और इसको स्क्रैच करेंगे, तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी? Activity 9.10. Put your ear to one end of a desk. Tell your friend to tap softly on the other end of the desk. Can you hear the sound? You will be able to hear your friend tapping the desk very clearly. आप अपना ईयर जो है डेस्क के एक एंड पे रखेंगे और अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि वो सॉफ्टली टैप करे डेस्क का दूसरा एंड। क्या आपको साउंड सुनाई देगी? ऑफ कोर्स आपको साउंड सुनाई देगी। These activities tell us that sound needs a medium to travel. The medium can be solid, liquid or gas. तो देखिए इन एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अब साउंड आपका मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। Speed of sound. Sound waves travel at different speeds in different substances. अब sound waves जो है वो different speed से चलती हैं आपके different substances में। The speed of sounds varies depending on factors such as temperature, nature of material, physical state of the substance, etc. For example, the speed of sound in air at 20 degrees Celsius is about 340 meter per second, but drops to about 330 meter per second at 0 degrees Celsius. Sound travels fastest in solids and slowest in gases. Sound does not travel in vacuum. अच्छा, ये डिपेंड करती है आपकी किस पे? आपका टेम्परेचर, मटेरियल का नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। ओके अच्छा, जैसे कि देखिए जो स्पीड है ना साउंड की एयर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, रिमेंबर दैट, वो है आपकी 340 मीटर पर सेकेंड, बट ये ड्रॉप हो जाती है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं, स्लोएस्ट हो जाते हैं आपके गैसेस में, एंड वैक्यूम में तो बिल्कुल भी आपके ट्रैवल नहीं करेंगे। Right? Noise. We have already seen that undesirable and unpleasant sound is termed as noise. Too much noise in our surrounding is harmful to us and is known as noise pollution. Automobiles, buses, heavy machines and factories, loud uproar from religious, cultural and political gatherings, rock bands, loudspeakers, etc. are the main causes of noise pollution. It can cause irritability, loss of concentration, high blood pressure, headache, stress, sleep disturbances and can even damage hearing permanently. देखिए जो साउंड हमारे कानों को अनप्लेजेंट लगता है उसे हम कहते हैं नॉइज़। बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ हमारे सराउंडिंग में तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब जैसे व्हीकल्स का से निकलने वाला साउंड है, कई बार पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, कोई रिलीजियस कल्चरल गैदरिंग होती हैं, रॉक बैंड्स है, लाउड स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ये सारे मेन कॉजेज़ हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन के, और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, हेडेक है, एंड कई बार हियरिंग लॉस भी हो जाता है। Measure to reduce noise pollution. The following simple steps can help reduce noise pollution level to a great extent. The use of loudspeakers in public places and residential areas should be banned.
लाउड स्पीकर का यूज किसी भी पब्लिक या फिर रेसिडेंशियल प्लेसेस पे बैन कर देना चाहिए. पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट लाउड नॉइज ऑफ मशीनरी शुड यूज ईयर प्लग्स. और ऐसे लोग जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है मशीनरीज का, तो उनको ईयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए. व्हीकल्स शुड हैव इफेक्टिव साइलेंसर इंस्टॉल्ड एंड लाउड म्यूजिक शुड नॉट बी प्लेड व्हाइल ड्राइविंग. व्हीकल्स में आपके इफेक्टिव साइलेंसर्स होने चाहिए एंड लाउड म्यूजिक को नहीं प्ले करना चाहिए इनसाइड the car or the vehicle while driving. Planting more trees on the roadside so that they act as noise buffers. और ज़्यादा से ज़्यादा plants को road sides पे plant करना चाहिए क्योंकि वो noise buffers का काम करते हैं. Point to remember, sound is a form of energy that produces sensation in our ears. The to and fro motion of a vibrating particle about its mean position is called oscillation. The number of oscillation in 1 second is called frequency. The time taken for one complete oscillation is called time period. In an oscillation, frequency is equals to 1 by time period. Remember this. And the loudness of a sound depends on its amplitude of vibration. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.